माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 56। जब 56 केविन विराट की लड़ाई, मोक्ष ने मारा केविन पर थप्पड़। मोक्ष को जैसे ही अपनी बाहों सुहानी का ढीला शरीर महसूस होता है तो वो सुहानी को खुद से दूर करता है तो देखता है सुहानी बेहोश हो गई है। मोक्ष सुहानी को बेहोश देख उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगता है। रैबिट, रैबिट क्या हुआ, उठो, आंखें खोलो रैबिट। मोक्ष के बार बार कहने पर भी सुहानी अपनी आंखें नहीं खोलती है। मोक्ष को सुहानी की चिंता सताने लगती है, उसे डर लगने लगा। मोक्ष इधर उधर देख चिल्ला के कहता है, डॉक्टर। मोक्ष सबकी तरफ देखकर बोला, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आरोही मोक्ष को देख बोली, भाई मैं बुला के लाती हूँ। इतना बोला आरोही जल्दी से वहां से चली जाती है। मोक्ष जल्दी से सुहानी को अपनी गोद में उठा के उसे वार्ड में ले जाता है और उसे बैग में लेटा के केविन विराट की तरफ देख अपने दांत पीसते हुए बोला, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए। विराट केविन मोक्ष को देखने लगते हैं। उन्हें मोक्ष आज अलग मोक्ष दिख रहा था। वो पैनिक कर रहा था। केविन मोक्ष से कुछ कहता कि तभी एक डॉक्टर वहां आ जाता है। मोक्ष डॉक्टर को देख उनके पास आके बोला, डॉक्टर प्लीज चेक इट, इज इट ऑक। केविन मोक्ष को पैनिक करता देख उसके कंधे में हाथ रख बोला, मोक्ष शांत हो जाओ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, प्रिंसेस बस बेहोश हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मोक्ष केविन की बात सुन उसे अपनी जलती नजरों से देखने लगता है। केविन मोक्ष की नजरों को देख जल्दी से उसके कंधे से अपना हाथ हटा देता है। डॉक्टर उन तीनों की तरफ देखकर बोले, सर प्लीज आप सब बाहर वेट कीजिए, मुझे इन्हें चेक करने में डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मोक्ष डॉक्टर की बात सुन उन्हें घूरते हुए वार्ड से बाहर चला जाता है और उसके पीछे विराट और केविन भी आ जाते हैं। आरोही आईसीयू की तरफ चली गई थी क्योंकि अभी डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। मोक्ष वार्ड से बाहर आ कांच की वॉल के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर देखने लगता है। मोक्ष अपने जेब से सिगरेट निकाल उसको जला के उसकी कस लेने लगता है। केविन विराट मोक्ष को देखने लगते हैं। वो खामोश था, उसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। विराट को सुहानी की टेंशन हो रही थी क्योंकि उसके दिल में सुहानी के लिए फीलिंग थी जिसे वो चाह कर भी नहीं निकाल पाता है। विराट मोक्ष को देख उसके पास जाता है और उसके पीछे खड़े हो मोक्ष से पूछता है, मिस ब्यूटी को क्या हुआ, वो ऐसे बेहोश क्यों हो गई। मोक्ष विराट की बात सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता, बस सिगरेट पीता रहा है और धुआं बाहर छोड़ता है। लेकिन केविन जैसे ही विराट की बात सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो विराट के पास आ उसे अपनी तरफ कर उसका कॉलर पकड़ उसे गुस्से से दीवार की तरफ धक्का देता है। विराट उसकी हरकत देख उसे घूरने लगता है। वो केविन को देख अपने दांत पीसते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरा कॉलर दोबारा मत। चुप, एकदम चुप। विराट कह ही रहा था कि तभी केविन विराट को गुस्से में देख चिल्ला के बोला, तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम हो इस सब के जिम्मेदार। केविन ने विराट के कॉलर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। विराट जैसे ही केविन की बात सुनता है उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो केविन से अपना कॉलर छुड़ा उसे धक्का देते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने ऐसे क्या किया है, अब इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, समझे। मुझे पता है तुम सुहानी के पीछे क्यों पड़े हो, ताकि जैसे तुमने उस दिन गीता के साथ किया है वैसे ही सुहानी के साथ भी कर सको। केविन ने विराट की तरफ उंगली करते हुए कहा। केविन की बात सुन विराट का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है और केविन के पास आ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने क्या किया है गीता के साथ ऐसा, और तुम होते कौन हो मेरे कैरेक्टर में उंगली उठाने वाले, दोबारा फिर कभी तुमने अपने इस गंदे से मुंह से मेरे बारे में कुछ भी बकवास कहा तो आई स्वेयर आई विल ब्रेक दिस माउथ ऑफ योर्स। विराट की बात सुन केविन का भी अब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो भी विराट को घूरते हुए बोला, अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ, सो टेल मी, वर यू नॉट इन्वॉल्व्ड इन व्हाट हैपेंड टू गीता। विराट उसकी बात सुन गुस्से में बोला, शट अप। लेकिन केविन नहीं रुका, अब मुझे क्यों रोक रहे हो, कह दो ये झूठ है, तुमने भी गीता के। केविन गुस्से में विराट को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। तभी वहां एक दमदार आवाज आती है। केविन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे पर कोई एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है।
विराट की आंखों में नमी आ गई थी और वो पीछे जा दीवार से सट जाता है। उसके कानों में केविन की बातें गूंज रही थी। केविन के गालों में जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, केविन अपने गाल में हाथ रख सामने देखने लगता है जहां मोक्ष उसे अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। केविन हैरानी से मोक्ष को देखने लगता है। आज पहली बार होगा जब मोक्ष ने केविन पर हाथ उठाया होगा। उसने आज से पहले उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। वो बस हैरानी से मोक्ष को देखे जा रहा था। मोक्ष केविन को घूरते हुए अपनी शब्दों को चपाते हुए बोला, क्या बकवास बोले जा रहे थे तुम? केविन मोक्ष की बात सुनते ही उसे देख वो भी गुस्से में बोला, मैंने क्या झूठ कहा है? ये भी तो गीता का गुनहगार। शट अप केविन, दोबारा तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड न निकले। मोक्ष ने केविन की बात को बीच में करते हुए कहा। विराट बस चुप दीवार से लगा हुआ था। उसने अपना सिर नीचे किए हुए था। केविन मोक्ष की बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। वो मोक्ष को देख अपने आंखों में नमी लिए बोला, मोक्ष तुम मुझे चुप रहने को कह रहे हो? तुम भूल गए मेरी लिटिल गर्ल की वो चीखें, उसका पैनिक करना, रात रात भर जाग कर रोना, खुद की जान देने की कोशिश करना। तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हें सब पता होने के बाद भी ऐसे कह रहे हो। तुम्हें पता है ना वो आज भी उस दिन को नहीं भूली है। लेकिन फिर भी ये। फिर वो विराट की तरफ उंगली कर बोला, ये इंसान अब भी उसके आगे पीछे घूमता रहता है। उसे जानबूझकर गले लगता है, उसे छूता है। केविन ने विराट को घूरते हुए कहा। विराट को केविन की कड़वी बातें उसे उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वो बस खामोश होके किसी भूत की तरह खड़ा था, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था। मोक्ष विराट को देखता फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। विराट को जब अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपनी नज़र उठा के देखता है। उसकी आंखें मोक्ष की आंखों से मिलती है। मोक्ष को विराट की आंखों में नमी देखती है। विराट बस अपनी खाली आंखों से मोक्ष को देख रहा था। मोक्ष विराट की खाली आंखें देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है। विराट कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। मोक्ष विराट की पीठ में हाथ रख देता है। विराट को जैसे ही इसका एहसास होता है तो वो झट से अपने हाथ उठा मोक्ष को टाइट हग कर देता है। विराट केविन के इल्जाम को सुन अंदर से टूट गया था। उसने कभी नहीं सोचा कि उस पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए जाएंगे। वो रोना चाहता था लेकिन वो अपने आंसुओं को अपने अंदर दबा के रखता है। वो मोक्ष के गले लग अंदर ही अंदर बहुत रोता है। उसकी आंखें लाल दिखने लगी थी। मोक्ष कई देर तक विराट को ऐसे ही गले लगाए रखता है। फिर उसे खुद से दूर कर उसे देखने लगता है। केविन मोक्ष को ऐसे देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है। केविन को गुस्सा आ रहा था कि मोक्ष क्यों विराट को गले लगाए हुआ है, जबकि उसे तो मुझको अपने कंधों का सहारा देना चाहिए था। लेकिन वो विराट को अपने कंधों का सहारा दे रहा है। केविन को अंदर ही अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। मोक्ष विराट को थोड़ा ठीक देख केविन की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। केविन मोक्ष की लाल आंखों को देख बोला, तुम मुझे क्यों ऐसे गुस्से में देख रहे हो? जिसकी गलती है उसे तो तुम गले लगा रहे हो, और जो तुम्हारा दोस्त है, भाई है, जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे गुस्से से घूर रहे हो। सही है। वैसे भी कौन सा मैं तुम्हारा अपना भाई हूं जो तुम्हें मेरे दर्द से फर्क पड़ेगा? चटाक। केविन बोल ही रहा था कि उसके गालों में फिर से एक और जोरदार थप्पड़ पड़ता है, और ये भी मोक्ष ने ही उसे मारा था। मोक्ष केविन का कॉलर पकड़ उसे अपनी तरफ खींचकर अपने दांत पीसते हुए बोला, आज तो तुमने ऐसा कह दिया, दोबारा फिर कभी ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालना। मोक्ष ने केविन का कॉलर झटके से छोड़ दिया। केविन मोक्ष की बात सुन उसे देखते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो फिर इसका साथ क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। मोक्ष ने केविन को देख चिल्ला के कहा। केविन मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगता है। मोक्ष केविन को देख गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम इसे कुछ नहीं करोगे, फिर तुमने उस पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए कैसे? केविन मोक्ष को देख बोला, मानता हूं तुमने कहा था, पर हमने जो फोटो देखी थी उसका क्या? वो फोटो झूठी थी। मोक्ष ने केविन की बात का जवाब देते हुए कहा। चलो माना वो फोटो झूठी थी, पर ये को लिटिल गर्ल के आसपास घूमता है, उसका क्या कहोगे? केविन ने भी विराट की तरफ उंगली करते हुए कहा।
मोक्ष को आज केविन की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो केविन को देख बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया आज जो ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो। केविन मोक्ष को देखकर बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मोक्ष बोला, आरोही तुम्हारी क्या लगती है? केविन मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगता है। वो उसे देख बोला, ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? इसका आरोही से क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें जितना पूछा है उतना जवाब दो। मोक्ष ने केविन को घूर कर कहा। केविन मोक्ष को देख बोला, बहन है। आरोही तुम्हारी बहन है, मोक्ष ने उसके जवाब को दोहराते हुए कहा। केविन को कुछ समझ में नहीं आता, वो बस हाँ में जवाब देता है। क्या आरोही तुम्हारी अपनी बहन है? मोक्ष ने फिर से केविन से सवाल किया। केविन हैरानी से मोक्ष को देखने लगता है। केविन मोक्ष को देख बोला, मोक्ष तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मानता हूँ आरोही मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। मोक्ष उसके जवाब को सुन बोला, सही कहा तुमने आरोही तुम्हारी अपनी बहन नहीं है, फिर भी तुम उसके आगे पूछ घूमते हो क्यों? केविन को मोक्ष की बातें उसके दिल में लगती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो मोक्ष को देख बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वो ही कहना चाहता हूँ जो तुमने विराट को कहा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहा है तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने तो विराट को उसकी बहन के साथ गलत करने को बोला है। तुमने सोचा उसके दिल में तुम्हारी बातें कितनी लगी होगी। केविन मोक्ष की बात सुन विराट को देखने लगता है जो चुप था और मोक्ष को देख रहा था। केविन मोक्ष को देख बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मोक्ष केविन को देख एक फीकी हंसी हंसकर बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसे तुम गीता का दोषी बता रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो ना, वो उसका रक्षक है, उसका अपना भाई है, समझा? और आज तुमने जो एक भाई पर इल्जाम लगाए हैं न, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मुझे गर्व था तुम पर कि तुम बहुत समझदार हो, लोगों के इमोशन पढ़ लेते हो, उनकी आंखों में छुपे जज्बात पढ़ लेते हो, लेकिन तुम्हें विराट की आंखों उस एक भाई का प्यार नहीं दिखा। जब वो गीता के पास होता था उसकी आंखों में भाई की ममता नहीं दिखी। फिर वो केविन को देख हल्का हंस कर बोला, ओ हाँ, तुम्हें वो क्यों दिखता? तुमने तो उस वक्त अपनी आंखों में विराट को गीता का दोषी बनकर देखा था, है ना? केविन अपनी जगह में जम सा जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोक्ष ने उसे अभी जो कहा है वो सच है। वो बस सुन पड़ गया था। मोक्ष केविन को चुप देख उसकी आंखों में देख बोला, तुम्हारा दिमाग उस वक्त कहाँ गया था जब विराट गीता के पास आया था और गीता ने उसे देख कुछ रिएक्ट नहीं किया? तुम्हारा दिमाग तब कहाँ गया था जब इसने गीता के माथे को चूमा था और गीता ने इसे कुछ नहीं कहा था? अगर ये गीता का दोषी होता तो क्या गीता इसके साथ इतनी कंफर्टेबल होके रहती? तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई? और तुम क्या कह रहे थे कि ये गीता के आसपास घूमता रहता है? तुम जानते भी हो ये गीता के पास क्यों घूमता रहता है? केविन मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगता है। मोक्ष केविन को खुद को देखता देख बोला, नहीं पता न, तुम्हें क्यों पता होगा? तुम तो गीता को बचपन से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता चला कि वो वापस इंडिया आ गया है? केविन हैरानी ने मोक्ष को देखने लगता है। मोक्ष केविन को हैरान देख बोला, हाँ मिस्टर ओबरॉय, वो वापस आ गया है, इसलिए विराट गीता को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रहता है ताकि वो उस तक न पहुंच पाए। केविन मोक्ष के मुंह से खुद के लिए मिस्टर ओबरॉय सुनता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है। मोक्ष ने कभी भी उसे ऐसे नहीं बुलाता था। केविन अपना सिर झुका लेता है। केविन का पूरा नाम केविन ओबरॉय है। मोक्ष केविन को देख बोला, ये जो आज तुम गीता से शादी कर उसे खुद का पति बताते हो ना, ये भी विराट का प्लान था ताकि तुम गुस्से में गीता से शादी कर दो, इसलिए वो तुम्हारे सामने जानबूझकर गीता को अपने सीने से लगाता था। क्योंकि जिसे तुम गीता का दोषी मान रहे हो ना, उसे लगता था कि अगर गीता की शादी तुमसे होगी तो वो सुरक्षित रहेगी। फिर वो अपने दांत पीसते हुए केविन से आगे बोला, जिस भाई ने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया उसी भाई के ऊपर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 57। 57 मोक्ष का केविन पर गुस्सा, केविन पर हमला। अब तक आपने पढ़ा। मोक्ष केविन को देख बोला, ये जो आज तुम गीता से शादी कर उसे खुद का पति बताते हो ना, ये भी विराट का प्लान था ताकि तुम गुस्से में गीता से शादी कर दो, इसलिए वो तुम्हारे सामने जानबूझकर गीता को अपने सीने से लगाता था।
क्योंकि जिसे तुम गीता का दोषी मान रहे हो ना उसे लगता था कि अगर गीता की शादी तुमसे होगी तो वो सुरक्षित रहेगी। फिर वो अपने दांत पीसते हुए केविन से आगे बोला, जिस भाई ने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया उसी भाई के ऊपर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब आगे हॉस्पिटल। आरोही तो तुम्हारी खुद की बहन है भी नहीं। अगर यही बात विराट तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा मिस्टर ओबरॉय? केविन मोक्ष को देख आप सिर ऊपर कर बोला, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं गुस्से में था इसलिए मुंह में जो आया बोलता गया। मोक्ष केविन की बात सुनकर बोला, नहीं मिस्टर ओबरॉय, माफी गलती की मिलती है, गुनाह की नहीं। और तुमने जो आज एक भाई के ऊपर उसकी बहन के लिए जो इल्जाम लगाए हैं वो किसी गुनाह से कम नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा और नहीं एक भाई तुम्हें कभी माफ कर पाएगा। केविन विराट की तरफ देखता है जो अब भी चुप था। केविन विराट के पास आ उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर। उसने अभी इतना ही कहा था कि विराट मोक्ष को देख बोला, सर मैं स्वीटी के पास जा रहा हूँ, आरोही वहाँ अकेली है। मोक्ष विराट को देख अपनी आंखों से हाँ का इशारा करता है। विराट मोक्ष के हाँ बोलते ही केविन को इग्नोर कर वहां से आईसीयू की तरफ चला जाता है। केविन मोक्ष की तरफ देखता है जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। केविन मोक्ष के पास आता है और जैसे ही उसे कुछ कहने को होता है तभी सुहानी की वर्ड से डॉक्टर आ जाता है। मोक्ष डॉक्टर को देख बोला, हाउ इज माई वाइफ? डॉक्टर मोक्ष को देख बोले, वो फिलहाल तो ठीक है सर, लेकिन आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। ऐसी हालत में उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उनकी जान को और आपके अब डॉक्टर कह ही रहे थे कि मोक्ष उन्हें रोकते हुए बीच में बोल पड़ता है। केविन डॉक्टर की बात को सुन चौंक जाता है। वो मोक्ष को देख बोला, मोक्ष ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कैसी हालत, ऐसा क्या हुआ है प्रिंसेस को? मोक्ष केविन की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, आपको मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ओबरॉय, आपको अपनी वाइफ की फिक्र करनी चाहिए ना कि दूसरों की वाइफ की। केविन को मोक्ष की बात सीधा उसके दिल में लगती है। उसे अच्छा नहीं लगता मोक्ष ने खुद को दूसरा कहा था। मोक्ष का गुस्सा भी जायज था। आज केविन ने पहली बार गलती भी इतनी बड़ी की थी, बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के उसने विराट पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगा दिया था। अब भाई इतना समझदार बांदा इतनी बड़ी गलती करेगा तो मोक्ष को तो गुस्सा आएगा ही ना। केविन मोक्ष को देख बोला, मोक्ष आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे से मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगता है आपको अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, उसे शायद आपकी ज्यादा जरूरत है। मोक्ष ने केविन की बात को बीच में रोकते हुए कहा। केविन मोक्ष को अपनी खाली आंखों से देखने लगता है। आज केविन को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फिर से अनाथ हो गया हो, उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। केविन अपनी नम आंखों से मोक्ष को देख अपने कदम पीछे करने लगता है। मोक्ष एक तक केविन को ही देख रहा था, आज उसे केविन की आंखों में दर्द दिख रहा था। मोक्ष को केविन को ऐसे देख अपनी हाथों की मुट्ठियां कस देता है, क्योंकि आज ये पहली बार होगा जब केविन अंदर से इतने दर्द में होगा और मोक्ष उसके पास न हो। केविन मोक्ष को देख पीछे पलट जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो आईसीयू की तरफ आता है जहां आरोही और विराट पहले से थे। केविन एक नज़र विराट को देखता है। विराट की नज़र भी केविन पर जाती है। केविन विराट को देख अपनी नज़र उससे हटा देता है क्योंकि वो विराट से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। केविन आरोही के पास आके बोला, लिटिल गर्ल कैसी है अब? आरोही केविन को देखती है जिसकी आंखें लाल थी। आरोही केविन को देख खड़ी होकर बोली, भाई आप ठीक हैं? केविन एक तक आरोही को देखता है। आरोही केविन के पास आ उसका हाथ पकड़ के बोली, भाई क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरोही जैसे ही केविन का हाथ पकड़ती है, केविन जल्दी से आरोही से अपना हाथ छोड़ा के उससे 2 कदम दूर हो जाता है। आरोही केविन को हैरानी से देखने लगती है। विराट भी एक टक केविन की हरकतों को देख रहा था। केविन अपना सिर ना में हिला के बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लिटिल गर्ल को होश आ जाएगा तो मुझे फोन कर देना। इतना बोल केविन जल्दी से एक्यू से निकल जाता है। आरोही पीछे से केविन को आवाज देते हुए बोली, लेकिन भाई आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? लेकिन केविन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो बाहर चला गया था।
विराट की नज़र दरवाजे की तरफ थी जहां से केविन बाहर गया था। विराट बिना भाव के उधर देख रहा था कि तभी उसके फोन में एक बिप की आवाज आती है। विराट अपना फोन देखता है, उसमें एक मैसेज आया हुआ था। विराट उसे पढ़कर सामने दरवाजे को देखता है, फिर आरोही की तरफ देख बोला, गुड़िया तुम स्वीटी के पास ही रहना, मैं आता हूँ। आरोही विराट को देख हाँ में अपना सिर हिला देती है। विराट आरोही के सिर में हाथ फेर के उसे बाहर आ जाता है। इधर सुहानी के वड में सुहानी को होश आ गया था और वो मोक्ष को देख रही थी। वो मोक्ष को देख बोली, हब्बी मुझे क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आई। मोक्ष सुहानी के पास बैठ जाता है और फिर उसका सिर अपने सीने में रखते हुए बोला, तुम बेहोश हो गई थी रैबिट। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है, तभी उसे गीता की याद आती है। सुहानी मोक्ष से अलग हो जल्दी से बोली, हब्बी गीता वो कैसी है। उसे होश आया, डॉक्टर ने क्या कहा है, वो ठीक तो है ना। हब्बी बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं। सुहानी नॉन स्टॉप मोक्ष को बैक टू बैक सवाल पूछे जा रही थी। हब्बी आप चुप क्यों हैं, मेरी गीता को कुछ हुआ। शशश मोक्ष सुहानी का सवाल पर सवाल सुन उसके मुंह में हाथ रख उसे चुप करा देता है। सुहानी मोक्ष को अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका झपका के देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख बोला, देखो मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूं, दोबारा सवालों की बरसात मत कर देना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, हाथ हटाना है या नहीं। सुहानी मोक्ष को देख जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। मोक्ष सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा देता है और फिर उसे देखने लगता है। सुहानी मोक्ष का बोलने का वेट करती है। मोक्ष सुहानी को देख एक लंबी सांस भरकर बोला, गीता अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है, बस वो अभी बेहोश है, कल तक उसे होश आ जाएगा। सुहानी मोक्ष की बात सुन अपनी जगह से उठने लगती है। मोक्ष सुहानी को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच उसे गोद में बैठा के बोला, तुम कहाँ चली। सुहानी मोक्ष के अचानक खींचने से डर जाती है और मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को देख अपनी एक आईब्रो ऊपर उचका देता है। सुहानी मोक्ष को देख बोली, मुझे गीता से मिलने जाना है, मुझे उसे देखना है। लेकिन तुम उससे मिलकर क्या करोगी, अभी मैंने कहा न, गीता अभी बेहोश है, उसे कल होश आएगा, तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मोक्ष ने सुहानी को घूरते हुए कहा। सुहानी मोक्ष की बात सुन मायूस होके बोली, प्लीज हब्बी मुझे एक बार बस गीता को देखना है, वो ठीक है। क्यों तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं है, जब मैंने कहा तुमसे कि वो ठीक है तो। मोक्ष ने सुहानी की बात को बीच में कटते हुए कहा। फिर वो सुहानी को बेड में लेटाते हुए बोला, तुम्हें खुद अभी आराम की जरूरत हो और तुम चिंता मत करो, जब कल गीता को होश आएगा मैं तुम्हें खुद उसके पास लेके जाऊंगा, इसलिए अभी तुम चुपचाप करके आराम करो। अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो मैं फिर तुम्हें घर लेके जाऊंगा और फिर तुम गीता से नहीं मिल पाओगी। सुहानी मोक्ष की बात सुन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देती है। उसे पता था मोक्ष कभी भी मजाक नहीं करता है, अगर उसने बोला है तो वो करके रहेगा और सुहानी यहाँ से घर नहीं जाना चाहती थी बिना गीता के। मोक्ष सुहानी को एक नज़र देख उसके वर्ड से बाहर आ जाता है, उसकी आंखें अब डार्क दिख रही थी। मोक्ष अपना फोन निकाल किसको कॉल करता है। एक दो रिंग में दूसरी तरफ से कॉल पिक होती है तो मोक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कहाँ है वो। दूसरी तरफ से आवाज आती, सर वो पहाड़ी की तरफ गए हैं, और उसका पीछा करते रहो, उसे अकेला मत छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल मोक्ष कॉल कट कर देता है। केविन अपनी कार ड्राइव करते हुए एक सुनसान पहाड़ी में आता है जहाँ चारों तरफ खाई ही खाई थी और वहाँ किसी परेन तक की आवाज नहीं आ रही थी। केविन कार रोक कार से बाहर आता है। केविन ने अपनी कार पहाड़ी के किनारे में आके रोकी थी। केविन कार से बाहर आता है। केविन अपने कदम कार के आगे की साइड बढ़ा देता है और कार के बोनट से टिककर नीचे बैठ जाता है। केविन अब अपनी खाली आंखों से सामने पहाड़ी को देखने लगता है। उसकी आंखों में दर्द, सुनापन सब दिख रहा था। केविन को आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उसके सामने एक रील की तरह चलने लगता है। केविन को अपनी आंखों के सामने मोक्ष का उसे थप्पड़ मरना, उसका विराट का कॉलर पकड़ना, विराट पर इल्जाम लगाना, विराट की खामोशी,
विराट का गीता के साथ रहना। गीता जब भी विराट के साथ होती थी तो वो कैसे अलग ही गीता लगती थी। केविन को अब सब उसकी आंखों के सामने दिखने लगता है। केविन को अब विराट और गीता जब साथ रहते थे तो उसे अब उनके बीच भाई और बहन का प्यार दिखता है। विराट को गीता को एक माँ की तरह उसे अपने सीने से लगा के उसके बालों को सहलाना, उसके माथे को चूमब केविन को सब क्लियर दिख रहा था। केविन की आंखों से एक कतरा आंसू बह निकलता है। अब तक केविन ने जो आंसू रोक के रखे थे अब वो उसका साथ नहीं दे रहे थे और उसकी आंखों से बह निकलते हैं। केविन अपना हाथ जोर से नीचे जमीन में मारता है और खुद से कहता है, हाउ केविन, हाउ डिड यू बिकम सो रॉन्ग थिंकिंग। आज मैंने वो पाप किया है जिसकी माफ़ी मुझे खुद खुदा भी नहीं देगा। मैंने आज दुनिया के सबसे पाक रिश्ते पर उंगली उठाई है। मैं खुद भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी रिश्ते के लायक ही नहीं हूँ। जब मैं किसी पाक रिश्ते को नहीं समझ सका तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं दुनिया के बाकी रिश्ता को निभा सकता हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा, सबसे दूर, ताकि किसी भी रिश्ते में मेरी परछाई तक न पड़ सके। क्यूडोस केविन, यू हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। क्योंकि मैं न तो किसी की दोस्ती के लायक हूँ, न प्यार, न भाई और न ही पति कहलाने के लायक हूँ। लास्ट लाइन बोलने में केविन की जबान लड़खड़ाने लगती है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं न, हम तुम्हें सबसे दूर भेज देंगे। तभी वहां एक आवाज आती है। केविन उस आवाज को सुन अपना सिर ऊपर करके देखता है, जहां बहुत सारे नकाबपोश आदमी खड़े थे। केविन उन सबको देख अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने दांत पीसते हुए बोला, देखो मेरा दिमाग अभी पहले ही खराब है, इसलिए तुम सब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सीधे से यहाँ से निकल जाओ। ओह अच्छा, तू हम सबको मरेगा। इतना बोल वो हंसने लगता है और उसके साथ सब हंसने लगते हैं। केविन को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी जगह से उठकर उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुझे समझ में नहीं आई एक बार मैंने तुमसे क्या कहा, यहाँ से चलता बनो, पर नहीं तुम लोगों कहाँ प्यार की भाषा समझ में आती। इतना बोल केविन उस आदमी के फेस में एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। केविन जैसे उस आदमी को मारता है तो सारे आदमी केविन की तरफ बढ़ जाते हैं। केविन जल्दी से उन सब से लड़ने लगता है। केविन के पास उसकी न तो गन थी ना ही कोई हथियार था, वो बस निहत्था था। वहां उन नकाबपोशों के पास डंडे, गन्स और धारदार हथियार थे। केविन उनके एक आदमी को मार उससे एक धारदार चाकू लेता है और सबको मारने लगता है। केविन सबको किसी राक्षस की तरफ मार रहा था, उसके पूरे कपड़ों तक खून लगा हुआ था। केविन ने आधे घंटे में वहां पर आए करीब 20-30 आदमियों में से 15-20 को मार दिया था और वो सबको भी मारे जा रहा था। उसके ऊपर भी कई वार हुए थे लेकिन वो फिर भी उन्हें मारे जा रहा था। तभी जिस लड़के को केविन ने मारा वो केविन का ऐसा रूप देख डरने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि आज केविन टूटा हुआ है तो उसे मारना आसान है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था। केविन एक डेंजरस पर्सन है, सब जानते थे, पर इतना डेंजरस होगा ये नहीं पता था। वो आदमी केविन को देखने लगता है जो 8-10 आदमियों के बीच में था और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा था। उस लड़के माथे से पसीना आने लगता है। वो अपनी जगह से जल्दी उठ जाता है और केविन को देख अपनी गन उठाकर केविन की तरफ शूट कर देता है। जैसे ही शूट की आवाज आती है उसी के साथ चारों तरफ शांति पसर जाती है। केविन की आंखें एक तक समाने उसे लड़के को देख रही थी। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 58। जब 58 सुहानी गीता किडनैप, ब्लैक डेविल एंड किंग। केविन उन सारे नाकाबपोशों के साथ लड़ रहा था। अब वो उनके साथ लड़ते लड़ते थक गया था क्योंकि उसे भी काफी जगह चोट लग गई थी। अब वो अकेला बेचारा और ऊपर से निहत्था कब तक उन सब से लड़ पाता। भले ही उसने भी 10-12 लोगों को ढेर कर दिया था लेकिन फिर भी वो बहुत थे और केविन अकेला था। वही एक शख्स जिसे केविन ने पहले मारा था वो उसे टेढ़ा मुस्कुरा के देख रहा था। उस शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो शख्स केविन को देख टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, मानना पड़ेगा किंग का तो लेफ्ट हैंड सच में 100 के बराबर है। किंग ने इस पर कुछ तो खास देखा होगा, तभी तो ये हर वक्त किंग के साथ रहता है। इतना बोल वो एकटक केविन को देखने लगता है। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल करके केविन की तरफ देख और फिर अपनी गन निकाल केविन की तरफ पॉइंट कर दी। केविन जो उस सब से लड़ रहा था उसका ध्यान उस शख्स की तरफ नहीं गया।
और वो उन सब नकाबपोशों से लड़ने में बिजी था। वो शख्स केविन को देख हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ सूट कर दिया। उसके सूट करते ही वहां एक शांति फैल जाती है और सब अपनी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। केविन के हाथ भी हवा में ही रुक जाते हैं और वो एकटक सामने देखने लगता है जहां वो शख्स खड़ा था। केविन हैरानी से उस शख्स को देखने लगते हैं क्योंकि उस शख्स के हाथ में किसी ने सूट किया था और उसके हाथ से खून बह रहा था। केविन अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखता है तो उसकी नज़र ब्लैक कपड़ों में आते बहुत से गार्ड दिखाई देते हैं और उनके बीच से एक शख्स बड़े रोब से केविन की तरफ बढ़ रहा था। केविन उस शख्स को देख धीरे से बुदबुदाया, ब्लैक डेविल। वो शख्स जिसने पिंक कलर का स्माइल विद हॉर्न्स डेविल मास्क पहना हुआ था और वो केविन की तरफ ही आ रहा था। केविन बस ब्लैक डेविल को ही घूरे जा रहा था। ब्लैक डेविल केविन के पास आता है और फिर अपने गार्ड की तरफ इशारा करता है। उसके गार्ड इशारा समझ जल्दी से उन सारे नकाबपोशों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। केविन अब भी ब्लैक डेविल को ही देख रहा था। उसे समझ में नहीं आता ब्लैक डेविल यहाँ क्या कर रहा है और अगर आ भी गया है तो उसकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता था अंडरवर्ल्ड में ब्लैक डेविल और किंग के बीच टक्कर थी। आज तक जैसे किसी को ये नहीं पता था कि किंग आखिरी है कौन, वैसे ही आज तक ब्लैक डेविल को भी किसी ने नहीं देखा था। वो भी किंग की तरह ही हमेशा मास्क के पीछे छुपा रहता था। केविन को भी आज तक ये पता नहीं चला था कि ब्लैक डेविल कौन है। सिर्फ मोक्ष के सिवा आज तक ब्लैक डेविल को किसी ने नहीं देखा था। ब्लैक डेविल केविन को देख उस शख्स की तरफ देखता है जिसने केविन पर गोली चलानी चाहिए थी। ब्लैक डेविल उस शख्स के पास जाता है और उसका गला पकड़ते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, तुम लोग हमेशा पीछे से ही वार क्यों करते हो? तुम लोग सामने से लड़ने में डरते हो क्या? वैसे ही तुम्हारा बॉस है जो हमेशा पर्दे के पीछे से छिपकर तुम जैसे प्यादों को आगे खड़ा करता है और खुद हमेशा डर कर छुपा रहता है। ब्लैक डेविल की बात सुन वो शख्स हकलाते हुए कहता है, ब्लैक डेविल तुम क्यों हमारे बीच में पड़ रहे हो? तुम भी तो किंग की चेयर पाने के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहते हो ना, तो फिर तुम क्यों हमारे मामले में पड़ रहे हो? गलत। ब्लैक डेविल अपनी सर्द आवाज में उसकी बात सुन बोला, तुम गलत बोल रहे हो। ब्लैक डेविल कभी किसी की चीज नहीं लेता है, बल्कि ब्लैक डेविल अपनी जगह अपना पावर अपना खौफ खुद पैदा करता है, न कि किसी की चीजों को छीनकर महान बनता है। लोगों के अंदर जो मेरा खौफ रहता है न वो खुद व खुद आता है तेरे उस डरपोक बॉस की तरह नहीं जो अपने प्यादों से अपना खौफ पैदा कराए। इतना बोल ब्लैक डेविल उस शख्स के चेहरे से उसका मास्क हटा देता है और उसे धक्का दे नीचे जमीन में पटक देता है। जैसे ही उस शख्स के चेहरे से ब्लैक डेविल वो मास्क हटाता है, केविन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो उस शख्स की तरफ देख बोला, गुरु भाई। जी हाँ, ये शख्स कोई और नहीं गुरु था। आप सबको याद ही होगा ना गुरु कौन है? अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। गुरु और कोई नहीं, विशाल आहूजा का भाई है जिसने सुहानी को किडनैप किया था। कावेरी आहूजा का बेटा। अब तो याद आ गया होगा। तो चलो अब आते हैं कहानी में। गुरु केविन की तरफ देख डेविल स्माइल करके बोला, हाँ मैं हूँ। तुमने और तुम्हारे उस किंग बॉस ने मेरी माँ और भाई के साथ जो किया है तुम्हें क्या लगा मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना बोला गुरु चिल्ला के कहता है, मैं पहले तुम्हें मरूंगा, उसके बाद किंग के उन सारे अपनों को मरूंगा जो उनके करीब होंगे। उसने अभी इतना ही कहा था कि एक गोली गुरु के पैर को चीरते हुए निकलती है और उसी के साथ गुरु की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। डेविल और केविन उस साइड देखते हैं जहां से गोली चली थी। जैसे ही वो उधर देखते हैं तो उनकी नज़र मोक्ष पर पड़ती है जो बड़े रौब से आंखों में सेब चढ़ाए हुए, एक हाथ में गन पकड़े हुए और दूसरे हाथ में सिगरेट जिसके वो कस लेकर धुआं छोड़ता हुआ आ रहा था। मोक्ष को देख गुरु की आंखों में खून उतरने लगता है और वो नफरत से मोक्ष को ही देखे जा रहा था। मोक्ष गुरु भाई के पास आता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोला, आज तक इस धरती में किसी ऐसे माइका लाला ने जन्म नहीं लिया है जो किंग को मात दे सके। गुरु उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है। मोक्ष, केविन, ब्लैक डेविल उसे घूरने लगते हैं। गुरु हंसते हंसते मोक्ष को देख बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो तुम जीत जाओगे? नहीं मिस्टर मोक्ष खुराना। मोक्ष, केविन और ब्लैक डेविल गुरु के मुंह से मोक्ष का नाम सुन उसे हैरानी से देखने लगते हैं।
गुरु उन्हें हैरान देखकर बोला, क्यों हैरानी हुई न जानकर कि आज तक जिस किंग के बारे में किसी ने जाना तक नहीं है, जिसे देखा तक नहीं है, उसके बारे में मुझे कैसे पाता है न? तुम्हें क्या लगा मैं इतने दिन तक तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा प्लेन था। उसकी बात सुन तीनों गुरु को देख अपनी सर्द आवाज में बोले, प्लेन? कैसा प्लेन? उन दिनों के पूछने पर गुरु अपने पाँव को पकड़कर दर्द को सहते हुए बोला, वही प्लेन जिसमें तुम तीनों फंस गए। तुम लोगों ने ये तो जान लिया कि तुम्हारा कोई अपना ही इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है, पर तुम सबको ये नहीं पता कि आखिर वो है कौन। तीनों उसे देखने लगते हैं। गुरु मोक्ष की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं किंग के बारे में इतना कैसे जान गया? फिर वो केविन की तरफ देखकर बोला, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास वो फोटो कैसे आई? तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं पता न, मैं बताता हूँ, वो सब हमारा प्लेन था। हमने ही ये सब प्लान किया था ताकि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो सके, जिसका फायदा तुम्हारा कोई अपना उठा सके। और वो विराट, उसे क्या लगता है कि वो बॉस के साथ गेम खेलेगा तो क्या बॉस को पता नहीं चलेगा? बॉस को उस पर पहले से शक था, इसलिए बॉस ने जब उसे तुम्हारी बीबी की जानकारी देने को कहा तो कहता है वो एक अनाथ है। बॉस को क्या उसने बेवकूफ समझा है? बॉस को तुम्हारी बीबी के बारे में सब पता है पहले से। वो बस एक सही मौके का तलाश कर रहे थे और वो सही मौका आज मिला है उन्हें। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। मोक्ष जैसे ही गुरु की बात सुनता है उसके माथे की नसें तन जाती है और वो अपनी गन निकाल गुरु के दूसरे पैर पर भी सूट कर देता है। फिर नीचे झुक उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा मौका? क्या करने वाला है वो? गुरु को मोक्ष के सूट करने से अपने दोनों पांव में बहुत तेज दर्द होता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। वो मोक्ष को देख अपने दर्द में बोला, वही मौका जो तुम लोगों ने उसे दिया है अपनी बीबियों को अकेला छोड़कर, उसे इसी का इंतजार था। उसने जानबूझकर विराट केविन के बीच लड़ाई कराई ताकि केविन गुस्से में हॉस्पिटल से निकल जाए और फिर उन्होंने मुझे केविन पर हमला करने को कहा ताकि तुम भी हॉस्पिटल से निकल सको और वो उसी का फायदा उठा सके। उसकी बात सुन मोक्ष के हाथों की पकड़ गुरु की कॉलर में ढीली पड़ जाती है और उसके माथे पर बल पड़ जाता है। उसे सुहानी की फिक्र होने लगती है। वो जल्दी से अपने जेब से फोन निकालता है और सुहानी को कॉल करने लगता है, लेकिन मोक्ष जैसे ही कॉल करता है उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। मोक्ष अब अपने गार्ड को कॉल लगाता है जिन्हें उसने हॉस्पिटल में सुहानी और गीता की सुरक्षा को लगाया हुआ था, लेकिन वो कोई भी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। केविन भी अपना फोन निकाल अपने पर्सनल गार्ड को कॉल करता है जिसे उसने एक्यू के बाहर जाने से पहले गीता के लिए रखा था, उसका भी कॉल कोई नहीं उठता है। ब्लैक डेविल अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है तो वहां से कॉल रिसीव होती है और कोई अपनी धीमी आवाज में कहता है, हेलो भाई गीता सुहानी। दूसरी साइड से बस इतनी आवाज आती है। ब्लैक डेविल की पकड़ फोन में कस जाती है। मोक्ष सबको फोन पर फोन किए जा रहा था। जब कोई भी उसके कॉल पिक नहीं करता तो वो गुस्से में अपना फोन पटक देता है। तभी उसके कानों में गुरु की हंसने की आवाज आती है, हा हा हा, क्या हुआ? कोई फोन नहीं उठा रहा ना? कोई उठाएगा भी नहीं क्योंकि मेरे बॉस अपना काम कर चुके हैं। केविन आ गया। गुरु के मुंह में एक मुक्का जड़ते हुए बोला, कौन है तेरा बॉस? कौन है वो बता। इतना बोल केविन गुरु को पंच पर पंच मरते जाता है। गुरु केविन के मारने पर और उसकी हालत को देख हंसे जा रहा था। उसे उन दोनों की हालत को देख बहुत खुश होती है। उसके पैरों पर भी दर्द हो रहा था, लेकिन मोक्ष और केविन की हालत देख उसे अपने दर्द पर मरहम का काम कर रही थी। ब्लैक डेविल केविन को उससे अलग करता है तो केविन गुरु को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, लीव मी, आई विल नॉट लीव दिस बास्टर्ड, आई विल किल हिम। गुरु केविन को देख जो हंस रहा था अचानक अपनी हंसी को रोक केविन की तरफ घूरते हुए चिल्ला के बोला, क्यों गुस्सा आ रहा है ना? पता चला अब जब कोई अपना तुमसे दूर जाता है तो कैसे लगता है? मुझे भी उस दिन तुम दोनों को देखकर भी ऐसे ही गुस्सा आया था। मेरा खून भी ऐसे खौला था जब तुम दोनों ने मेरे जान से बढ़कर भाई को और मेरी माँ को मारा था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। जैसे मैं अपने माँ और अपने भाई के लिए तड़पा था, तुम भी अब मेरी तरह हमेशा अपनी बीबियों के लिए तड़पो। आहे। गुरु कह ही रहा था कि मोक्ष को उसकी बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में गुरु के माथे के बीचों बीच सीधा सूट कर दिया।
उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी, हाथ और सिर की नसें तन गई थी, उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज मोक्ष अपना रौद्र रूप से सब कुछ तबाह कर देगा। केविन और ब्लैक डेविल मोक्ष को देख रहे थे। केविन मोक्ष के पास आ उसे देखते हुए चिंता में बोला, ये तुमने क्या किया? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है, वो जो पर्दे में छुपकर हमें मारना चाहता है? और हम कैसे प्रिंसेस और लिटिल गर्ल को ढूंढेंगे? मोक्ष केविन की बात सुन उसे अपनी डार्क लाल आंखों से देखने लगता है और फिर उसे बिन कुछ कहे अपनी कार की तरफ चला जाता है। केविन उसे बिन बोले जाता देख चिल्ला के बोला, मोक्ष, टेल मी समथिंग, वेयर आर यू गोइंग? ब्लैक डेविल केविन को घूरने लगता है और फिर वो भी मोक्ष के पीछे जाते हुए केविन से बोला, वो वहीं जा रहा है जहां तुम्हारी लिटिल गर्ल है। और हाँ, उसे पता है असली मास्टरमाइंड कौन है, वो ऐसे ही किंग थोड़ी है जो पर्दे के पीछे छिपे अपने दुश्मन को न पहचान पाए। ब्लैक डेविल की बात सुन केविन अपनी आंखें बड़ी करके बोला, व्हाट? मोक्ष उसे जानता है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कौन है वो? केविन ब्लैक डेविल के पीछे पीछे चलते हुए बोला। ब्लैक डेविल बिना केविन की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम उसे मिलोगी तो खुद ही देख लेना। What the fucking? केविन ब्लैक डेविल की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला। ब्लैक डेविल पीछे मुड़ केविन को घूरने लगता है। केविन उसे खुद को घूरता देख बोला, व्हाट? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ब्लैक डेविल कुछ देर केविन को घूरते हुए उसे इग्नोर कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। केविन ब्लैक डेविल को चुप देख बोला, अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तुम भी तो हमारे दुश्मन हो ना, तुम भी तो किंग बनना चाहते हो। केविन की बात सुन ब्लैक डेविल के चलते हुए कदम अचानक रुक जाते हैं और उसके एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं। केविन ब्लैक डेविल को रुका देख वो भी अपनी जगह में रुक जाता है और पीछे से एकटक ब्लैक डेविल को देखने लगता है। माई हस्बैंड इज माई सेवियर एपिसोड 59 59 किडनैपिंग गीता का अतीत। ब्लैक डेविल की बात सुन केविन अपनी आंखें बड़ी करके बोला, व्हाट? मोक्ष उसे जानता है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कौन है वो? केविन ब्लैक डेविल के पीछे पीछे चलते हुए बोला। ब्लैक डेविल बिना केविन की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम उसे मिलोगी तो खुद ही देख लेना। व्हाट द फकिंग? केविन ब्लैक डेविल की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला। ब्लैक डेविल पीछे मुड़ केविन को घूरने लगता है। केविन उसे खुद को घूरता देख बोला, व्हाट? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ब्लैक डेविल कुछ देर केविन को घूरते हुए उसे इग्नोर कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। केविन ब्लैक डेविल को चुप देख बोला, अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तुम भी तो हमारे दुश्मन हो ना, तुम भी तो किंग बनना चाहते हो। केविन की बात सुन ब्लैक डेविल के चलते हुए कदम अचानक रुक जाते हैं और उसके एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं। केविन ब्लैक डेविल को रुका देख वो भी अपनी जगह में रुक जाता है और पीछे से एकटक ब्लैक डेविल को देखने लगता है। ब्लैक डेविल पीछे मुड़ केविन को देखने लगता है। केविन भी ब्लैक डेविल को ही देख रहा था। वो उसके चेहरे को और आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। ब्लैक डेविल केविन से तुरंत अपनी नज़र हटा देता है और फिर आगे की तरफ जाते हुए बोला, नॉट बैड, मुझे पढ़ने की कोशिश अच्छा है, तुम्हें मेरी आंखों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही बता देता हूँ, तुमने सही सोचा है, मैं भी तुम्हारा दुश्मन ही हूँ, लेकिन मैं अभी जो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ उसमें मेरा भी एक फ़ायदा है। कैसा फ़ायदा? केविन ब्लैक डेविल की बात सुन बिन में बोला। ब्लैक डेविल केविन की बात सुन उसकी तरफ देखता है और उसे डेविल स्माइल करता है और केविन को बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। केविन ब्लैक डेविल के बिना कोई जवाब दिए जाता देख उसे घूरने लगता है। उसे उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं लगती है। केविन ब्लैक डेविल को अब भी देखे जा रहा था, उसे उसकी आंखों में बदला दिख रहा था। केविन को कुछ समझ नहीं आता ब्लैक डेविल किससे बदला लेना चाहता है। ब्लैक डेविल केविन को इग्नोर करता है और अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। साथ ही उसके पीछे उसके गार्ड की भी गाड़ियां निकल जाती है। केविन अपनी जगह में खड़ा हो उनकी गाड़ियों को जाता देखता है और फिर खुद भी जल्दी से मोक्ष की कार में ड्राइवर सीट में आके बैठ जाता है। मोक्ष बैक सीट में बैठा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये तूफान आने के पहले की शांति हो। मोक्ष अपने फोन में लगातार कुछ कर रहा था। केविन फ्रंट मिरर से मोक्ष को ही देख रहा था।
केविन मोक्ष के बोलने का ही वेट कर रहा था। जब केविन काफी देर तक मोक्ष की आवाज नहीं आती है तो वो खुद मोक्ष को पूछता है, बॉस कहाँ जाना है। मोक्ष केविन की बात सुन अपने फोन को देखते हुए बोला, राठौड़ हाउस। उसने बस इतना ही कहा था कि केविन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। केविन पीछे मोड़ मोक्ष को देखने लगता है। मोक्ष केविन को इग्नोर कर अपनी आंखें बंद कर सीट से टीका देता है। केविन मोक्ष को देख रहा था, उसे समझ में नहीं आता मोक्ष ने उसे राठौड़ हाउस चलने क्यों कहा। वो अब आगे मुड़ कार स्टार्ट कर देता है। उसे समझ आ जाता है मोक्ष तो उसे अब कुछ नहीं बताएगा, उसे राठौड़ हाउस जाके ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। कौन है वो जिसने सुहानी और गीता को किडनैप किया है। मोक्ष अपनी आंखें खोल अपना सिर टेढ़ा कर बाहर की तरफ देख अपने मन में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रैबिट को छूकर। तुम खुद अपनी मौत को अपने साथ लेके गए हो। इतना सोच मोक्ष की नसें तन जाती है, उसकी आंखें नीली से होके लाल दिखने लगती है। राठौड़ हाउस। राठौड़ हाउस के एक कमरे के बेड पर दो लड़कियां लेटी हुई थी। उनमें से एक लड़की के हाथ और माथे पर पट्टी बंधी थी। अब तक शाम के 5 बज गई थी और वो लेटी हुई थी। उनको देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सो रही हो, उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो वो बेहोश हो। तभी उस रूम का डोर खुलता है और एक शख्स अंदर आता है और बैग के पास आ उन दोनों लड़कियों को देखने लगता है। वो दोनों लड़की बेहोश थी। वो लड़का एक लड़की के पास उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरने लगता है। उसके चेहरे में इस वक्त अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो उस लड़की के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उसके होंठों पर लता है। वो शख्स अपनी इंडेक्स फिंगर से उस लड़की के होंठों पर घुमाने लगता है और एक टक उस लड़के के बेदगी चेहरे को निहारने लगता है। उसकी नज़र नॉर्मल नहीं लग रही थी, उसकी नज़र बहुत ही गंदी लग रही थी। वो शख्स अपनी फिंगर को उसके होंठों से फिराते हुए उसकी गर्दन तक लता है और धीरे धीरे नीचे लाने लगता है। वो जैसे ही अपनी फिंगर उस लड़की के चेस्ट तक लता की तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। उस लड़के के हाथ किसी के पकड़ने से अचानक रुक जाते हैं और वो अपने हाथ को देखता है, उसमें किसी की पकड़ थी। वो लड़का अपनी नज़र को उस साइड करता है जिस साइड से उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। वो जैसे ही उसे देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि उस दूसरी लड़की ने पकड़ा हुआ था जो उस लड़की के साथ बेड में बेहोश थी। वो लड़की उस लड़के के हाथ को उस लड़की से दूर कर अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोली, कौन हो तुम, मेरी हनी से दूर रहना। उस लड़की ने अभी तक उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था। वो अपने सिर को पकड़े हुए थी। उसे अब भी अपने सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसके सर में चोट लगी थी जिसकी वजह से उसे अपने सर में पट्टी बांधी हुई थी। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लड़की कौन है। जी हाँ, सही समझे हैं, ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं सुहानी और गीता थी और जिसने उस लड़के का हाथ पकड़ा था वो गीता ही थी जिसे होश आ गया था, लेकिन उसकी हालत अब भी ठीक नहीं थी। गीता अपने सिर को पकड़े हुए उठकर बेड में बैठ जाती है और फिर सुहानी को देखती है जो बेहोश थी। गीता सुहानी के गालों में हाथ रख उसे आवाज दे उठाने लगती है, लेकिन सुहानी गीता की आवाज सुन कोई जवाब नहीं देती है। गीता सुहानी को कोई जवाब न देता देख उसके गालों को थपथपाने लगती और उसे आवाज देने लगती है, हानी सुहानी उठो सुहानी। गीता के उसके उठाने पर सुहानी अपनी पलकें हल्के से हिलाती है। गीता उसे रिस्पॉन्स देता देख उसे आवाज देते हुए बोली, सुहानी तुम ठीक तो हो ना, उठो क्या हुआ। सुहानी गीता की आवाज सुन अपनी आंखें धीरे से खोलती है और फिर बंद कर देती है। वो फिर से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है। गीता सुहानी को उठता देख उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हानी तुम ठीक हो ना। सुहानी जैसे ही गीता की आवाज सुनती है तो वो अपना सिर घुमा के देखती है। वो जैसे ही गीता को देखती है तो सुहानी जल्दी से उठ गीता के गले लग जाती है और रोते हुए बोली, गीत तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। थैंक्स गॉड तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। गीता सुहानी को रोता देख उसे खुद से अलग कर बोली, मैं ठीक हूँ हानी, तुम प्लीज रोना बंद करो। इतना बोल वो सुहानी के आंसू पोंछने लगती है और सुहानी गीता को ही देखे जा रही थी। उसे गीता को ठीक देख खुशी हो रही थी। वो शख्स वहीं पर खड़ा था और एकटक गीता और सुहानी की दोस्ती को देख रहा था। उसके फेस में उन्हें देख टेडी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उन्हें घूरते रहता है।
वो शख्स सुहानी और गीता को देख बोला, ओह तो तुम दोनों को होश आ गया। अच्छा। उसकी आवाज सुन गीता सुहानी की नजर अब जाके उस लड़के पर पड़ती है। गीता तो सुहानी को उठाने के चक्कर में उसके बारे में भूल ही गई थी। जैसे ही दोनों उसे देखते हैं तो उसे हैरान होके देखने लगते हैं। सुहानी ने इसको पहले कभी नहीं देखा था, वो उसे गौर से देखने लगती है। लेकिन गीता वो जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसका शरीर डर से कांपने लगता है, उसके माथे से पसीना आने लगता है। उसकी आंखों के सामने 3-4 लड़के देखने लगते हैं जो उसे अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे। गीता की आंखों के सामने अपना पास्ट घूमने लगता है। 3 साल पहले गीता एक दिन आश्रम के काम से मार्केट आई हुई थी। उसके साथ उस दिन सुहानी नहीं आई हुई थी क्योंकि सुहानी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। गीता एक स्टोर में जाती है और वहां से कुछ सामान लेती है और बिल पे कर वापस बाहर आती है। वो वापस आश्रम के लिए निकलने वाली होती है कि उसे पास में एक मेडिकल स्टोर दिखता है। उसे देख उसे याद आता है कि सुहानी की तबीयत खराब है, उसे मेडिसिन की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनकी वार्डन को तो उनकी कोई फिक्र नहीं रहती थी। गीता यही सोच मेडिकल स्टोर की तरफ चली जाती है और मेडिकल कीपर से फीवर की मेडिसिन लेती है और फिर वहां से बाहर आ जाने लगती है कि उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है जहां पर 3-4 लड़के एक 16-17 साल की लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गीता उन्हें देखती है तो जल्दी से उसके पास आ उस लड़की से उन लड़कों को छुड़ा के कहती है, ये तुम सब क्या कर रहे हो, छोड़ो बच्ची को। वो लड़के गीता को देखते हैं और उसे देख कहते हैं, तुम क्यों हमारे बीच में पड़ रही हो, चुपचाप कर साइड हो जाओ। गीता उन लड़कों को देख बोली, तुम लोगों की घर में माँ बहनें नहीं है क्या जो यहाँ सारे आम लड़कियों को छेड़ रहे हों। एक लड़का गीता की बात सुन उसे देखते हुए बोला, एक क्या बोली री तू, तुझे कहे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है जब कोई कुछ नहीं कह रहा। फिर वो गीता को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। गीता ने आज ब्लू कलर की कुर्ती और उसके साथ वाइट कलर की जैगी पहनी हुई थी। वो लड़का गीता को गंदी नज़र से देखते हुए बोला, तू भी बड़ी मस्त है, वैसे चल इसे छोड़ देते हैं, इसके बदले तू हमारे साथ चल, हमारी आज की रात रंगीन तू बना। गीता उसकी इतनी घटिया बात सुन उसके गाल में एक तेज थप्पड़ मरती है और उसकी तरफ उंगली कर बोली, बदतमीज लड़के, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। गीता के थप्पड़ मारने से उस लड़के का चेहरा एक साइड हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसको थप्पड़ पड़ते ही उसके साथ के 3 लड़के उसे देख बोले, रियान। वो लड़का जिसका नाम रियान था वो गीता को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। गीता जैसे ही रियान की आंखों को देखती है तो उसे अब डर लगने लगता है और वो अपने कदम पीछे करने लगती है। रियान गीता की तरफ बढ़ने लगता है। गीता उस लड़की को देख उसे भागने को कहती है और उनसे बचाने को भागने लगती है। वो लड़की और गीता भागने लगते हैं। गीता जैसे ही 2 कदम बढ़ाती है कि रियान गीता के बाल पीछे से पकड़ उसे खींच लेता है। वो लड़की पीछे मुड़ गीता को देखती है। वो जैसे ही उन लड़कों को गीता को पकड़ता देखती है तो वो डर जाती है। वो गीता को देख पहले आगे आती है लेकिन फिर अपने कदम पीछे कर वहां से भाग जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो लड़के उसे भी दोबारा न पकड़ ले। रियान गीता की बालों को पकड़ उसे अपनी तरफ कर उसे चेहरे को अपने पास कर बोला, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रियान मालिक पर हाथ उठाने की। यू मेड अ बिग मिस्टेक। आज तुम्हें मैं बताऊंगा रियान मालिक पर हाथ उठाने की सजा क्या होती है। रियान अपने दोस्तों को देख बोला, इसे गाड़ी में डालो, आज ये हमारे बिस्तर में रहेगी। गीता जैसे ही रियान की बात सुनती है वो डर जाती है। वो खुद को रियान से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रियान के दोस्त रियान को देख मुस्कुरा के बोले, ओक बॉस, इतना बोला। वो गीता को पकड़ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। गीता रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। रियान और उसके दोस्त गीता की एक भी बात नहीं सुनते और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। गीता अपने हाथ पांव मरने लगती है और चिल्लाने लगती है। वो खुद को बचाने के लिए गाड़ी से अपना सिर बाहर निकाल लोगों से हेल्प मांगती है। रियान गीता को चिल्ता देख अपने एक दोस्त से बोला, रॉकी, इसका मुंह बंद कर, सिर दर्द कर रही है।
रॉकी रियान की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर अपना रुमाल निकाल गीता के मुंह में बंद देता है। गीता लगातार खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करती रहती है लेकिन वो कर नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू थे, उसे बहुत डर लग रहा था। कुछ ही देर में रियान की गाड़ी एक फार्म हाउस में आके रुकती है और वो गीता को जबरदस्ती कार से बाहर निकाल अपने साथ अंदर लाते हैं और रियान उसे एक रूम में ले आता है और उसको बेड में धक्का देता है। रियान गीता को देख बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा हाथ तो क्या तू जिंदगी भर किसी के सामने अपना सिर तक नहीं उठा पाओगी। इतना बोला रियान अपनी बेल्ट निकालने लगता है। गीता उसे देख हाथ जोड़ के बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ पर प्लीज मुझे जाने दो। गीता ये बोलते हुए बैग से खिसक खिसक के पीछे जाने लगती है। रियान गीता को देख हंसने लगता है। वो गीता को देख बोला, रियान मालिक कभी गलती करने पर माफी नहीं देता बल्कि उसे ऐसी सजा देता है कि वो जिंदगी बाहर नहीं भूल सकता है। इतना बोल रियान गीता के पास आ उसका पैर पकड़ उसे अपनी तरफ खींच देता है। उसके पैर खींचते ही गीता की तो डर से हालत खराब होने लगती है।